उन एमपीएस को ये रास्ता पनामा जजमेंट दे रही है। मैं उसको स्याह तरीन जजमेंट समझता हूं और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो चंद रोज पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अपने फ्लैंक्ड बाय 2 सीनियर मोस्ट लॉयर्स जो उनके साथ मेरे बड़े मोहतरम में सरदार लतीफ खान तशरीफ फरमा थे और राय साहब बैठे थे, और फरमा क्या रहे थे, जरा गौर फरमाएं कि तारीख रात है भाई, इसकी चादर तो आपने लंबी की। ये जो तारीख रात है ये ऐसे थोड़ी बपा होगी। इसको करने में इसकी चादर को ताने रखने में आपके कंधे हैं। आपने ये फैसले लिए हैं, आपने डिस्क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर पूरी इमारत खड़ी की है। अभी तो ये डिस्क्वालिफिकेशन इंटेल्ड भी नहीं है, तो आपकी चीखें 7वें आसमान पर हैं। कैसा लगा? सिर्फ इंसाफ होता हुआ जरा फरमाएं। सो लिविंग इट असाइड, मैं ये आपकी जो ये पूरी की पूरी तारीख मैं आपके सामने पढ़ के दूं, तो जिसमें ये आपकी जजमेंट्स हैं, और इन जजमेंट्स में मुझे बड़ा अच्छा लगा उस वक्त सुनना मेरे कानों को। इट वॉज अ म्यूजिक टू माई ईयर्स व्हेन यू वर रेफरिंग टू जस्टिस काजी फाइज ईसा's जजमेंट कि उमर अता बंदयाल की फैसले को तो फाइज साहब ने खत्म कर दिया हुआ है। वो जो था कि पार्लिमानी लीडर की हदायत होगी, वोट डल तो जाएंगे पर गिने नहीं जाएंगे। क्या बात करते हैं यार, मैंने तो अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं दिया। मैं इन कैपेसिटी ऑफ अ स्पीकर, मैंने गवर्नमेंट पार्टी के भी अरकान को कहा अपनी जजमेंट में कि आई विल प्रोसीड अगेंस्ट, अगर आपने इस हाउस का डिकोरम, मुझे पता है मेरे पास ये रूल्स हैं जो मुझे बताते हैं कि मैं किस हद तक जा सकता हूं, तो मैंने सस्पेंड किया, जिसको पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि आपने ठीक सस्पेंड किया। लोगों को गंदी नंगी गालियां दी जानी मैं अपने हाउस में इजाजत नहीं दूंगा। गंदे फोहश इशारे किए जाने मैं इस हाउस में इजाजत नहीं दूंगा। मेरे पास एक वुमन एमपीए की एप्लीकेशन है हैरेसमेंट की, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मैं तो कुछ गलत नहीं कह रहा, मैं आपके राइट को प्रोटेक्ट करूंगा। आप मेरे कोलीग्स हैं, मैं आपके राइट को प्रोटेक्ट करूंगा एज लॉन्ग एज इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल। योर राइट टू प्रोटेस्ट इज वेरी सेक्रेड टू मी, मैं उसकी मुझे उसका एहसास है। मैंने कभी आपको बिला जवाज आवाज उठाने पर एक लम्हे के लिए भी नहीं रोका। आप जब चाहते हैं उठाते हैं, हिसाब कर ले। मैं बतौर स्पीकर हिसाब करना चाहता हूं। आपकी गवर्नमेंट थी, आज मैं एक पार्टी का नॉमिनी हूं। जैसे मैं नहीं चाहता कि कल को मुझे भी कोई ऐसे लिखे जैसे आसिफ सईद खान खोसा ने लिखा। मैं वो इसको तस्लीम नहीं करता कि इट्स अ गुड जजमेंट, बट ये रीत आपने डाली है। मैं नहीं चाहता कि मुझे बतौर स्पीकर कहा जाए ही वॉज अ नॉमिनी ऑफ वन पार्टी। तो मैंने बैलेंस स्ट्राइक किया, किए इकदामात के साथ। इंसान झूठ बोल सकता है, उसके किए काम नहीं। क्या मैंने पूरी स्टैंडिंग कमेटीज में आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं दी? क्या मैंने आपको ऑल दोज एग्रीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन हिस्सा बकदरे जुस्सा आपके आगे नहीं रखा? क्या मैंने वो स्टैंडिंग कमेटीज जो परवेज साहब ने लोगों के लिए तकरीबन नामुमकिन कर दी थी कि कोई ऑपोजिशन का रुकन लेजिस्लेशन में पार्ट भी नहीं होगा, मैंने आपको एब्सोल्यूट पार्टिसिपेशन का राइट नहीं दिया? क्या मैंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन के सामने हुकूमत के सारे हिसाबात रख नहीं दिए? क्या उनको पब्लिक अकाउंट्स की चेयरशिप नहीं दी? डिड आई स्टॉप इट? क्या मैंने कमेटी ऑन एथिक्स नहीं बनाई? क्या मैंने आपको बाइख्तियार नहीं किया? क्या मैंने नहीं कहा कि आप फैसला करें और शिफ्ट करें? मुझसे तो तवक्को करें कि मैं हर वो काम करूं जो आइन और दस्तूर और कवानीन और ज़ाब्ते के मुताबिक हो, और आपके नजदीक किसी ज़ाब्ते की कोई अहमियत मत हो। तो फिर मुझे ये अरकान सवाल पूछते हैं कि ये जो इक़दामात हैं, अगर किसी की अलेजेड मिस स्टेटमेंट अ सोल ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर हो सकती है, तो फिर ये क्यों नहीं कि जब कोई हल्फ तोड़ेगा, जब कोई पार्लिमानी पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी आइन को तोड़ने की हदायत जारी करेगी, तो इसके ऊपर स्पीकर साहब या खुद फैसला करें या इलेक्शन कमीशन को भिजवाएं, या पढ़ लें, कोशिश करें पढ़ने की, और उन वकला से मुशावरत करें
जो कि पनामा केस में हिस्सा थे, ईदर ऑन वन साइड, दे वर पार्ट ऑफ इट, दे एक्चुअली न्यू व्हाट दे आर गेटिंग डन, उनको इल्म में था ये सारा बात। और मैं आपके सामने, अगर आपके पास वक्त है तो मैं यहां तक भी पढ़ दूं जो शायद ज्यादा वजाहत कर दे। मेरा मुद्दा यह है, इसी बेंच पर बैठे एक जज साहब ने 63(2) जिसके तहत रुकने असेंबली ने सवाल, एक नहीं कई अरकान असेंबली ने सवाल उठा दिया कि जनाब ये जो हल्फ को तोड़ा जाना है, इसको आप किसी जगह कंसिडर ही नहीं करते। ये तो यूसुफ रजा गिलानी के केस में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की जजमेंट है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी ओहदों पर बैठते हैं उनके हल्फ की पासदारी की जिम्मेदारी ज्यादा लाजिम है। एक एक लफ्ज की तशरीह है, एक एक लफ्ज का मफहूम है, एक एक लफ्ज की पासदारी करना लाजिम है। और किसी एक लफ्ज से भी रूगर्दानी आइन से इनहराफ और हल्फ को तोड़ने के मुतरादिफ होगा तो फिर 62 की वो शिकें लाजमी तौर पर लग जाएंगी जिनके नतीजे के अंदर डिस्क्वालिफिकेशंस होंगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब ये अरकान मेरे पास पूछेंगे तो मैं उनको जवाब क्या दूंगा? या तो फैसला कर दूंगा यस सवाल उठ गया, डिस्क्वालिफिकेशन इंटेल्ड है। मेरी 4 रोज पहले आपके साथ इसी हॉल में बातचीत हुई, मैंने आपसे कहा कि कुछ सवालात उठे, उमर अता बंदयाल की जजमेंट ने सवाल उठाए, मैंने आपसे कहा कि साकिब निसार साहब के फैसलों ने कुछ आईनी सवालात उठा दिए हैं जो आज की पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में बार बार सामने आ रहे हैं। मैं तो फायर वॉल का हामी हूं, मैं तो इस बात का हामी हूं कि हाउस के मामले में किसी अदलिया का कोई ताल्लुक ही नहीं। मैं तो चाहता हूं कि आर्टिकल 69 इन लेटर एंड स्पिरिट इन वोग रहे, हाउस के मामलात में कोई बाहर की बात ना आए। तो अब मैं इस सवाल जवाब को मैं अप्रिशिएट करता हूं कि ये एक नेशनल अरीना में ये सारी बहस खुल गई है। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आज ये बात हो रही है कि असेंबलियों के अंदर सियासी जमातों का किरदार क्या होगा। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि ये बात आज हो रही है, आपके तवस्सुत से हो रही है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं मीडिया के दोस्तों का, उसमें चाहे आप कोई भी राय रखें, चाहे सवाल डिस्क्वालिफिकेशन की बात से उठकर आगे चल रहा हो, लेकिन यहां ये बात तो हो रही है कि ये जगह जिसको अहले हलो अक्द होना था, जहां तकरीर दलील होनी थी, जहां बजट पेश होने थे, जहां 22 साल से बजट पेश ही नहीं हो पा रहे, जहां पर वजीर खजाना कोई तकरीर चाहे कौमी या सूबाई कोई भी असेंबली ये कर ही नहीं पाता, जहां पर किताबें, बजट की किताब किसी भारे 2 किलो के पत्थर से ज्यादा सख्त लगती है, वो मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान के मुंह पर मारी जाएंगी, जहां पर कागज फाड़ फाड़ पर जिन पर आयते करीमा दर्ज होंगी उनको उठाकर फाड़कर हवाओं में उछालकर पैरों के तले रूंदा जाएगा, जहां पर कवानीन की बेहुरमती की जाएगी, जहां पर हल्फ को तोड़ा जाएगा। इस सब की बात आज नेशनल मीडिया में हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपको कोई इलेक्ट करके भेजता है, यहां पर गालियां देने के लिए भेजता है? किस सियासी जमात के लीडर को इससे फायदा हुआ? क्या कभी आसिफ जरदारी साहब को असेंबली में शोर मचाने पर कोई रिलीफ मिला है? कोई फायदा हुआ है? क्या कभी मियां नवाज शरीफ साहब की कैद खत्म हो गई थी इस शोर शराबे के अंदर, असेंबलियों के अंदर शोर शराबे के नतीजे में? क्या शहबाज साहब को कोई रिलीफ मिल गया था शोर शराबे के नतीजे में? क्या इमरान खान को कोई रिलीफ मिलेगा इस शोर शराबे के नतीजे में? आप खुद रोज इसको इन्हितात पजीर कर रहे हैं, इसकी अहमियत खत्म कर रहे हैं, इसका वजूद खतरे में डाल रहे हैं, इसमें किसी तीसरी निजाम को गुंजाइश पैदा करके दे रहे हैं। जहां पर आप बात ही नहीं कर सकते उसका फायदा क्या है? वाई टू वेस्ट पब्लिक एक्सचेकर्स मनी? दिस इज माई केस। मैं नहीं कहता हूं कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टीज की लीडर्स को रेड लाइन रखें, नहीं, थैंक यू वेरी मच फॉर दोज हु रोट द एडिटोरियल देयर। तो यहां पर अगर रेड लाइन ही ये बना दें कि आप भाई हम तो इसको चलने ही नहीं देते, हमारी रेड लाइन है, थैंक यू, बहुत अच्छा किया आपने ये किया। मैं आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए सिर्फ एक नुक्ता कहने जा रहा हूं और जो इस बात को समराइज करता है। मैं आज भी कहता हूं, बैठ जाओ, बात कर लो, 63(2) पढ़ लो, 63(2) मुझे पाबंद करता है। ये जो फैसले अजमत सईद साहब ने दिए, खोसा साहब ने, मोहतरम जज साहब ने,
جو فیصلے اعجاز الحسن صاحب نے دیے، جو فیصلے یوسف رضا گیلانی صاحب کے پاس خلاف ہوئے، جو میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ہوئے، وہ 63(2) کے تابع سوال اٹھائے جانے کی بات پر اسپیکر کو پابند کرتے ہیں۔ آئین میں پابندیاں ہیں۔ اور بھائی میں کہہ رہا ہوں، آج بھی بیٹھ جاؤ، ٹائم ہے، سٹ۔ The leader comes to me of a party and says کہ میں کیا کروں، بے بس ہوں، میری بات نہیں سنتے۔ کیوں نہیں سنتے؟ کہ پارلیمانی پارٹی کو پولیٹیکل پارٹی کی انسٹرکشن ہے۔ تو میں آپ کی بات سے یہ نتیجہ نکالوں کہ آپ کی سیاسی جماعت اس ہاؤس کے اندر بھی ویسی انارکی اور راؤڈیزم اور غنڈہ گردی چاہتی ہے، وہی کچھ چاہتی ہے جو کہ باہر سڑک پہ آپ نے کرنا ہے۔ کیا میں یہ تصور کروں؟ بھائی کس کو تکلیف نہیں آئی؟ آپ کا لیڈر آج جیل میں ہے تو بھائی جاؤ عدالتوں میں بات کرو، باقی لوگ بھی جاتے تھے۔ لوگوں کو تو پھانسیاں دی گئی ہیں، لوگوں کے گھروں میں اموات مواقع ہوئی ہیں، لوگوں کی ماؤں کے جنازے اٹھے ہیں، بیویوں کے جنازے اٹھے ہیں جیلوں میں بیٹھے۔ کس کی تکلیف کے متعلق کیا بات کریں؟ تو کیا اس سب کا وکٹم یہ اسمبلیوں کے فلور ہوں گے؟ کس کو فائدہ پہنچا اس کا؟ میرا سوال ہے۔ اور میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں آخر میں کہ اگر آپ لوگ نہیں بیٹھیں گے اور آپس میں آپ کی پارلیمنٹری پارٹیز بات چیت نہیں کریں گی، then I will be compelled. I can't take that I have not performed that duty as a speaker. میرے پاس تو جو 63(2) میں لکھا ہے میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا، اور آخر میں اٹھنے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر پڑھ کر سنا دوں تاکہ ابہام نہ رہ جائے، بالکل ابہام نہ رہ جائے۔ اور یہ میں پری الیکشن ڈسکوالیفکیشنز اور ہیں، پوسٹ الیکشن ڈسکوالیفکیشنز اور ہیں، نومینیشن پیپرز میں کہیں کوئی کمی کوتاہی کوئی مس اسٹیٹمنٹ اور ہے، اسمبلی کے اندر کیے کنڈکٹ میں معاملات اور ہیں۔ آپ نے طے کیا ہے، آپ کی سیاسی جماعت نے طے کروایا ہے۔ میں کیا کروں؟ میں تو اس ایوان میں تقریر کو پسند کرتا ہوں، میں پارلیمانی روایات کو پسند کرتا ہوں، پارلیمنٹری پریکٹسز کو۔ اس کو پارلیمنٹری پارٹی کہا اس لیے جاتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کو چلائے گی، ادروائز پولیٹیکل پارٹی سے پارلیمنٹری پارٹی ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیونکہ میں تو ان کو چلانا چاہتا ہوں، چلتی نظر آنی چاہیے۔ میں مؤثر تنقید سننا چاہتا ہوں، میں سننا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے ٹیکسیشن کر کے اس صوبے کے لوگوں کی کمر توڑی ہے تو کسی اپوزیشن کے رکن میں اتنی سخت ہو کہ وہ جب بات کرے تو اس کے منہ سے پھول جھڑے۔ بولے تو صحیح، تنقید کرنا سب سے مؤثر تقریر ہوتی ہے، کرو تو صحیح۔ کسی بات کے بخیے ادھیڑنا صلاحیت تو ہو، کیا صرف گالی دینے کی صلاحیت ہے؟ الامان الحفیظ۔ میں یہ آپ کے سامنے آن پارٹنگ نوٹ یہ پڑھنا ضروری ہے، میرے اٹکی ہوئی ہے دماغ میں، تو میں خاص کر آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس پہ غور کریں۔ یہ میں اس لیے پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ کوئی ابہام نہ رہ جائے، اور اگر جس کو پاس یہ نہیں ہے وہ اس کو پڑھ لے، یہ آپ اس پہ غور کر لیں۔ اس میں یہ سپریم کورٹ کی وہ ججمنٹ جس کے نتیجے میں وزیر اعظم گھر گئے، میاں نواز شریف گھر گئے، میں اس ججمنٹ کو کوئی اچھی ججمنٹ نہیں سمجھتا۔ یہ اٹس ایبسلیوٹلی سم تھنگ جس نے اس عدالتی تاریخ میں، لیکن ذرا تشریح سنیں کیا تھی، فیصلہ کیا تھا۔ Article 63(2) of the Constitution provides one of the remedies to cater for a situation where a validly elected member becomes disqualified during the tenure of his membership on the basis of any grounds mentioned in Article 62. اور اسی کے تابع وہ یہ فیصلہ کر کے جاتے ہیں آگے، یہ فرماتے ہیں، یہ بات بڑی وہ وضاحت سے کہتے ہیں کہ the Speaker of the National Assembly had to inquire into or investigate the matter or refer the matter to the Election Commission. اسی میں فرماتے ہیں آگے
the Speaker of the National Assembly had to perform his constitutional mandate by sending it to the Election Commission or declining it. इसी में आगे फरमाते हैं, the Speaker of the National Assembly could have referred the matter to the Election Commission under Article 63(2). So, gentlemen, what I am saying is said in abundance, एक बार नहीं, बीसियों बार, और ये मैं नहीं कह रहा, ये वो फैसले कह रहे हैं जिन्होंने किसी एक सियासी जमात की पैदाइश की है, उन फैसलों के ताबे। तो मेरे लिए अब मसला ये है कि इन द लेटर केस, इसी में आगे कहते हैं, इन द लेटर केस when any question is whether a member स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।